हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एचपीएससी स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर। हरियाणा पीएससी का जो स्टडी आईक्यू का चैनल है, उस चैनल में आपके लिए नई सीरीज स्टार्ट की गई है, जिनमें से द्रोण सीरीज है फॉर द मेंस पर्पस, एंड जो आपकी जो कुरुक्षेत्र सीरीज है वो आपके प्रीलिम्स सेगमेंट को लेकर स्टार्ट की गई है। तो इस सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये द्रोण सीरीज का लेक्चर है और द्रोण सीरीज के लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जी हाँ, भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख जो फीचर्स हैं, उनकी यहाँ पर हम लोग बात आज करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि आपका जो लास्ट लेक्चर था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम लोगों ने समझा था, क्योंकि वो एक ऐसा सेगमेंट है जहां से कई बार लगातार आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है, अब ये जो हमारा सेगमेंट है, ये जो हमारा चैप्टर है, आज का जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक नई चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर थंबनेल पर, एक नई शुरुआत, एक नए भरोसे के साथ। भरोसा, ये हमारी टीम है, इस पर एक भरोसा आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप हर एक सफर में जब निकलते हैं तो सफर में जो मंजिल होती है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सफर की जरूर होती है। ठीक है, साथी चाहिए होता है, सारथी चाहिए होता है। तो सारथी बनने का प्रयास हमारा होगा, लेकिन उस सारथी बनने के प्रयास के क्रम में हम लोग यहाँ पर आपके लिए हर एक प्रयास करेंगे इन दोनों सीरीज के माध्यम से। लेकिन दोनों सीरीज में आपके लिए भी कुछ टास्क होंगे जो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो है, रेगुलर आपको क्लासेस देखना होगा, और रेगुलर क्लासेस देखने के साथ साथ उनको एनालाइज करना पड़ेगा। मेन सेगमेंट में क्या चीजें हो सकती हैं, प्रीलिम सेगमेंट में क्या चीजें हो सकती हैं, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, हमारी पूरी टीम का ऑब्जेक्टिव यही है, पूरी टीम का उद्देश्य यही है कि आप एचपीएससी एचसीए 2025-26 में बहुत अच्छा करें और धीरे धीरे आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो बहुत टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज की ये सीरीज, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि यहाँ पर ये हमारी पूरी टीम है। ठीक है, इस टीम में जो कुरुक्षेत्र सीरीज है उसमें मंडे टू सैटरडे यहाँ पर प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस होंगी, जहां पर एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कशन होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, जो नए क्वेश्चंस होंगे, नए पैटर्न पर बेस्ड होंगे, है ना। उसके अलावा जो हमारा द्रोण सीरीज है, यूट्यूब सीरीज है, मंडे टू सैटरडे ये भी चलेगा, और मेन कोर कंटेंट पर बेस्ड ये हमारा पूरा क्या होगा, कह सकते हैं क्लासेस होंगी। ठीक है, उसके अलावा एचपीएससी एचसीएस 2025-26 को लेकर हमारी जो लॉन्ग मैराथन क्लासेस भी होंगी, आपके वीकेंड में आपको मैराथन क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। क्लासेस आपकी होंगी और क्लासेस आपको अटेंड करना है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे द्रोण सीरीज, और द्रोण सीरीज के साथ साथ हमारे आपके जो कुरुक्षेत्र सीरीज है उस पर। ठीक है, और हमारी पूरी टीम लगातार इस सीरीज पर काम कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज का लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के बारे में जानना चाहिए, संविधान की विशेषताएं यदि समझनी है तो पहले संविधान का परिचय होना जरूरी है। भारतीय संविधान, जिसको भारतीय संविधान सभा ने बनाया, हाँ, उसी संविधान सभा ने बनाया जिस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर किया गया था। और कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर बनाई गई उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी मेहनत की। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उस संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनकी मेहनत से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके बाद की कहानियां धीरे धीरे आगे बढ़ी, और वही संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, वही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में क्या क्या चीजें थी, यदि हम उस पर नजर डालें तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल, एंड there are 22 parts in the Indian Constitution, and that is called the original Constitution of India। उसको भारतीय संविधान, मूल भारतीय संविधान कहा जाता है। लेकिन यह मूल भारतीय संविधान बहुत दिनों तक मूल रह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हो गया, और पहले संविधान संशोधन के बाद से वो मूल नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उसमें अब अमेंडमेंट हो चुके थे। इसलिए जब कभी मूल संविधान की बात आती है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच was constituted on 26th of January 1950। जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान को ही हम मूल संविधान कहते हैं। लेकिन उस मूल संविधान में क्या विशेषताएं थी? फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द
सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत क्या रहे, भारतीय संविधान को कहां से लाया गया। अब जब कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें हमने दूसरों से उधार ली हैं, दूसरे दूसरे कंट्री से एडॉप्ट करा है। कई लोग तो इसको उधार का थैला तक कह देते हैं, कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड बैग, वो क्या है, उधार का थैला है। क्या ये बात सही है? क्या यह बात कहना चाहिए? ये बात कहना कितना उचित है? इन सब चीजों पर भी बात होगी, लेकिन जो हमारा लेक्चर है वो है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। जब हम सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो देयर आर मैनी सैलिएंट फीचर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, बहुत सारे सैलिएंट फीचर्स आपको दिखाई देते हैं। जब हम सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं, जब हम सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे सैलिएंट फीचर्स आपको दिखाएंगे, बहुत सारी विशेषताएं दिखाई देंगी, और उन एक एक विशेषताओं पर भी कई बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, और आगे भी हो सकता है वो क्वेश्चन पूछे जाएं आपसे। तो मेंस एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। या हो सकता है कि उन सैलिएंट फीचर्स में से एक एक कोई फीचर्स, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर है, जैसे एक बायस्ड यूनाइटरी सिस्टम है, इन क्वेश्चंस पर आपसे, इन टॉपिक्स पर आपसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं होंगी। तो उसको लेकर हमको यहाँ पर चीजें क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है कि मेंस एग्जामिनेशन में यदि यहाँ से सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछ ले तो हम बहुत अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को टैकल कर सकें, उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकें, ठीक है। तो चलिए, जब हम बात करते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि हम देखें तो यहां से यदि स्टार्ट करना, हम यहां से एक जगह से कहीं से स्टार्ट कर लें, तो मान लीजिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी एक जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, दैट इज नंबर 1, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इससे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के पास नहीं, ठीक है। दैट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे लिखित एवं सबसे लंबा संविधान है, सबसे लिखित लंबा संविधान है, लेंदी है। अब कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रीजन, ठीक है, कि भाई इस संविधान के लेंदी होने के पीछे का रीजन क्या है, यह भी हमको जानना चाहिए। वी हैव टू नो अबाउट द रीजन, ठीक है, कारण जानना होगा। कारण जानने का सबसे बड़ा जो कारण में, सबसे बड़े कारणों में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके स्टेट की जो रिजीम है और जो सेंट्रल की रिजीम है, दोनों को साथ में मर्ज करके रखा गया। देयर इज नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट रिजीम। राज्य की व्यवस्था के लिए कोई अलग से संविधान नहीं है, राज्यों के लिए भी संविधान की व्यवस्था इसी संविधान में की गई है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। दूसरी चीज, भारत अपने आप में क्या है, विविधता वाला देश है, भारत में अपने आप में डाइवर्सिटी है, और इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को यूनिटी के साथ रखना, जो वो विविधता में एकता वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए भी इतना बड़ा संविधान हमारे लिए क्या था, जरूरी था। उसके अलावा जितने बड़े स्तर पर हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्रिप्टिव वे पर हमारे संविधान में मेंशन किया गया है, वो किसी और संविधान में आपको देखने को नहीं मिलता है, एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन। ये भी एक प्रमुख कारण है कि हमारा संविधान क्या है, बहुत लंबा है, ठीक है। उसके अलावा जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ डीपीएसपी के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को भी रखा गया है, फंडामेंटल राइट्स को भी रखा गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं, एग्जीक्यूटिव में जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, स्टेट लेजिस्लेटिव है, सबको भारतीय संविधान में जगह दी गई। और उसके साथ साथ जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और उसके बाद आपके लोअर कोर्ट्स हैं, उनके बारे में भी चीजें अलग से यहाँ पर मेंशन की गई। सो दीज आर द रीजन, ये आपके प्रमुख कारण है जिसके कारण हमारा संविधान क्या है, लंबा है। तो पहली विशेषता ये देखेंगे, हम इनके बारे में भी अभी देखेंगे। दूसरी विशेषता क्या करें, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ठीक है, अभी सिर्फ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम कितनी विशेषताएं को यहाँ पर देखेंगे। दूसरा ये है। तीसरा कह रहा है अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि भाई हमारा संविधान क्या है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी, ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कठोर भी है, लचीला भी। कैसे है, आगे बात करेंगे हम लोग। फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बायस्ड, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर है सिंथेसिस पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, फिर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फिर है फंडामेंटल राइट्स,
फिर है डीपीएसपी, यदि आप इनको नंबर देते चलें तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है। फिर उसके बाद ये 10, ये आपका 11, ठीक है, ये आपका 12, ये आपका 13, ये आपका 14, ये 15, ये 16 और ये 17। 17 विशेषताएं आपको यहां पर देखनी है एक एक करके। देयर आर 17 सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये सैलिएंट फीचर्स जो हैं यही बता रहे हैं कि भारतीय संविधान बहुत बड़ा संविधान है। जिस संविधान के अंतर्गत आपको 17 विशेषताएं मिल जाएं, उसके लेंथ को आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संविधान होगा, ठीक है। कितना बड़ा संविधान होगा ये यहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल पा रहा होगा, है ना। अब एक एक करके हम इन सारी विशेषताओं को पढ़ते चलेंगे, और ये सारी विशेषताओं में यदि देखोगे तो अपने आप में सारी विशेषताएं अपने आप में एक प्रश्न है। जैसे मैं कह दूं कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहां पर पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि इतना लेंथी है क्यों, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कहा कि जब हम संविधान बना रहे थे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने मोर देन 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, और उसके बाद हमने उन फीचर्स को जो हम बाहर से लेकर आए, उन फीचर्स में हमने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस किए। ऐसा नहीं कि हमने नकल करी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ठीक है। तो यदि हम कहीं से कोई चीज उठा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमने फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से उठाया तो अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स को हमने कॉपी कर लिया, नहीं। हमने क्या किया, उन अमेरिका से उठाए गए फंडामेंटल राइट्स को अपने हिसाब से अमेंड किया, अपने हिसाब से संशोधित किया, ठीक है। अपने हिसाब से उसको हम अमेंड कर रहे हैं, और फिर जो हमारे लिए सुटेबल हो सकता था उसको हमने अडॉप्ट कर लिया, जो हमारे लिए सुटेबल नहीं था उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया, उसको हमने नहीं रखा। हमने अपनी स्ट्रक्चर के बेसिस पर, हमने अपनी व्यवस्था के आधार पर चीजों को सुधारने का प्रयास किया और उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट करने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगली विशेषता क्या करें, अगली विशेषता कह रही थी अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, एंड हाउ वी कैन से आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। हाउ वी कैन से आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। मतलब हर एक विशेषता में एक प्रश्न है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक, हर एक सैलिएंट फीचर में एक प्रश्न छुपा हुआ है, ठीक है। अगली विशेषता क्या, फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बायस्ड, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि इंडियन जो फेडरलिज्म है वो यूनाइटरी बायस्ड है, ठीक है। तो इंडियन फेडरलिज्म के यूनाइटरी बायस्ड होने के पीछे का कारण क्या है ये भी तो जानना होगा, ठीक है। तो जितने मैंने आपसे कहा कि जितने ये विशेषताएं हैं सब अपने आप में एक प्रश्न है, और इन प्रश्नों को हमको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। एक एक से हम इन विशेषताओं को पढ़ते चलेंगे। पहली विशेषता क्या कह रही है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली विशेषता है रिटन एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान, ठीक है। लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान, जब आपसे कहा जाएगा कि ये संविधान लिखित क्यों है और सबसे बड़ा क्यों है, जब आपसे ये कहा जाएगा तो वहां पर आप बता दोगे कि सर ये बड़ा इसलिए है क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको बनाया है, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब बनाया तो वहां पर 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट थे, और वहां पर एक प्रियम्बल भी वहां पर लिखी गई है, ठीक है। बट इन करंट सिनेरियो, अभी वर्तमान व्यवस्था में यदि हम देखें तो ये 395 जो आर्टिकल्स हैं ये मोर देन 445 आर्टिकल्स तक आपको दिखाई देंगे। 8 शेड्यूल की जगह यहां पर 12 शेड्यूल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और यदि हम सब पार्ट को मर्ज कर लें तो 25 पार्ट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ओरिजिनली 22 पार्ट्स ही हैं, लेकिन यदि हम सब पार्ट्स को शामिल कर लें, उपभागों को शामिल कर लें तो 25 भाग हमको दिखाई देते हैं। और प्रियम्बल जो प्रस्तावना है ये भी हमको दिखाई देती है, लेकिन प्रस्तावना भी अब मूल प्रस्तावना नहीं रही। जो ओरिजिनल प्रियम्बल था वो अलग था, अब प्रियम्बल में भी क्या हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुका है। और प्रियम्बल में अमेंडमेंट के बाद अब वो भी ओरिजिनल प्रियम्बल नहीं है, उस प्रियम्बल में भी हम लोगों ने संशोधन कर दिए। और जब हमने संशोधन कर दिए हैं तो अब नाउ द preamble is not a original preamble of Indian Constitution which was adopted by the Constituent Assembly on 26th of November 1949। अब उसमें हम लोगों ने चेंज कर दिया।
कब चेंज किए हैं ये तो पता होना चाहिए। बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हमने इसमें अमेंडमेंट किया है, और इस अमेंडमेंट के बेसिस पर हमने यहाँ पर 3 वर्ड ऐड करे थे, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, और उसके साथ साथ जो इंटीग्रिटी वर्ड है यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और उसके साथ साथ अखंडता शब्द को यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आपको दिखाई देती है, अगली जो आपको दिखाई देती है विशेषता, वो कौन है? वो है पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला संविधान। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठ जाता है कि हम सिर्फ यदि लिख रहे हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस अबाउट द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिर्फ इतना लिखने से काम बन जाएगा कि आप लिख दोगे पार्शली रिजिड है और पार्शली आपका फ्लेक्सिबल है, आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाई वी कैन से, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, हाउ वी कैन से, हम कैसे कह सकते हैं कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्शली फ्लेक्सिबल एंड पार्शली रिजिड, हाउ वी कैन सी, कैसे कह सकते हैं हम, तो वहां पर हमको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने का जो ये पॉइंट है, जब हम फ्लेक्सिबल रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी की बात करते हैं, सो इट्स ऑल अबाउट टू अमेंडमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये अमेंडमेंट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, संशोधनकारी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर वी कैन अमेंड इजिली, दैट मीन्स दैट इज द फ्लेक्सिबल प्रोविजन, जहां पर हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं वहां पर हम कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है। एंड वेयर वी कैन नॉट इजिली अमेंड, जहां पर हम इजिली अमेंड नहीं कर सकते, जहां पर हम where we cannot amend easily, those provisions are rigid provisions। हम ऐसा कहते हैं कि जिनमें आसानी से हम संशोधन कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फ्लेक्सिबल प्रोविजंस कहलाते हैं। और ऐसे प्रोविजन जहां पर हम आसानी से कह सकते हैं संशोधन नहीं कर पाते हम, उनको हम रिजिड प्रोविजंस कहते हैं, कठोर कहते हैं। ठीक है, एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी है, एक तरफ रिजिडिटी है। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि जब हम रिजिड की बात करते हैं तो वेयर वी कांट अमेंड इजिली। ठीक है, जहां पर रिजिड है वहां पर हम इजिली अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, और फ्लेक्सिबल का मतलब है आसानी से संशोधन हो सकता है, वेयर वी कैन अमेंड इजिली। ठीक है, दरअसल हम ये देखते हैं कि जो भारत में संशोधन की शक्ति है, भारतीय संविधान के भाग 20 में है, और भारतीय संसद को संशोधनकारी शक्ति दी गई है। अमेंडमेंट पावर जो है पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट ही एक प्रोसेस के तहत संसद ही जो है वो एक प्रोसेस के तहत संविधान में संशोधन करती है। जब हम संविधान में संशोधन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर 368 में 2 प्रकार से संशोधन आपको दिखाई देता है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। और कुछ ऐसे प्रोविजंस है जहां पर हम इजीली अमेंड कर सकते हैं, जिनमें हम 368 के अंदर उसको रखते भी नहीं है, हम उसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो सकता है। तो वेयर वी कैन अमेंड विद द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दोज प्रोविजंस आर फ्लेक्सिबल प्रोविजंस। वेयर वी कैन अमेंड इजिली, तो इजिली हम कहां अमेंड कर सकते हैं, जो सिंपल मेजोरिटी से होते होंगे वो इजिली हो जाएंगे, और जिनको हम विशेष बहुमत के आधार पर संशोधित करते हैं, वेयर वी कैन अमेंड विथ स्पेशल मेजोरिटी और विथ स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ मोर देन 50% स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो वहां पर वो वाले प्रोविजंस कैसे होंगे, वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, वो रिजिड होंगे। लाइक फंडामेंटल राइट्स, लाइक डीपीएसपी, लाइक फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के फेडरल फीचर हैं, संघात्मक तत्व हैं, राज्यों से जुड़ी हुई व्यवस्था है। यदि आप समवर्ती सूची जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस लिस्ट से कोई चीज उठाकर आप स्टेट लिस्ट में लाना चाहते हैं, या कोई चीज कॉन्करेंट लिस्ट से उठाकर यूनियन लिस्ट में लाना चाहते हैं, तो वहां पर अमेंड करने के लिए आपको राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यू हैव टू नीड द कंसेंट ऑफ मोर देन 50% स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। Without the consent of 50%, more than 50% of state legislative assembly, you cannot amend in such features. That means those features are the part of the rigid constitution. वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड दिखाई देगा, क्यों, आसानी से चेंज नहीं होगा। और जहां पर हम आसानी से चेंज कर लेंगे वो हमको लगेगा कि ये तो फ्लेक्सिबल है,
इसको तो आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो जब भी आपसे फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी पर बात होगी, दरअसल वो आपके पीछे के जो कारण को जानना चाहता है, वो कारण फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का जो कारण है वो अमेंडमेंट प्रोसेस है। बस दो ही चीज याद रखनी है, वेयर वी कैन अमेंड इजिली, वहां पर हम क्या कहेंगे, वी कैन अमेंड इजिली, वहां पर हम कहेंगे कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, और वेयर वी कांट अमेंड इजिली, तो हम कहेंगे यहां पर हमारा संविधान क्या है, रिजिड है। तो ये हमारी एक विशेषता हो गई रिजिड और उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी की। ठीक है, अगली चीज, एडॉप्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। बहुत सारे सोर्सेस से हमने इसको क्या किया है, अडॉप्ट करा है, बहुत सारे सोर्सेस से अडॉप्ट करा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे संविधान सभा ने बिल्कुल बैठ के और बना लिया, नहीं, हमने लगभग 60 से अधिक देशों का क्या किया है, संविधान का अध्ययन किया है। ठीक है, हमारे जो संविधान सभा है और संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, उन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने बहुत मेहनत करी, 60 से अधिक देशों के संविधान को स्टडी किया, और वो स्टडी करने के बाद ये देख रहे थे कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, कौन सी चीजें हैं जिन पर हमको काम करना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जहां पर हमको काम नहीं करना है। इसके आधार पर उन लोगों ने हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें क्या कर ली, ऐड कर ली। लेकिन हम सोर्सेस की बात करते हैं तो सोर्सेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस। फर्स्ट वन इज इंडिजिनस सोर्सेस, जिनको हम कहते हैं देसी स्रोत, और देसी स्रोत के साथ साथ एक है विदेशी स्रोत, और एक आपको दिखाई देंगे इंटरनेशनल सोर्सेस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिजिनस सोर्स कोई फॉर्मल सोर्सेस नहीं है, वो एक प्रकार से इनफॉर्मल सोर्सेस हैं। ये कई किताबों में आपको लिखे हुए भी नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि हम देखें देसी स्रोतों में, तो वैदिक सभ्यता में जैसे सभा और समितियां हुआ करती थी, वैदिक सभ्यता में जब आप जाते हैं तो वहां पर सभा और समितियों की बात दिखाई देती थी। वो सभा और समितियों की तरह आज आपको क्या दिखाई देता है, बाइकैमरलिज्म दिखाई देता है, लोकसभा और राज्यसभा दिखाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद के कॉन्सेप्ट में जो जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में जो सभा और समिति का जो कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट पर, उसी संदर्भ में अभी हमको बाइकैमरलिज्म या द्विसदनीयता दिखाई देती है, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद यदि देखें तो चोल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी में आपको बहुत अच्छा एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, स्थानीय प्रशासन देखने को मिलेगा, और उस स्थानीय प्रशासन से, चोल प्रशासन से हम पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, उस चोल प्रशासन से हम पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पंचायत है, लोकल गवर्नेंस है, स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय शासन है, उसका स्रोत हमारा इतिहास है, हमारी देसी चीजें हैं। लेकिन ये भी एक इनफॉर्मल सोर्स है, कोई फॉर्मल सोर्स ये आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम फॉर्मल सोर्स पर आते हैं तो फॉर्मल सोर्स पर पहली चीज आपको जो दिखाई देती है वो विदेशी स्रोत, जो फॉरेन सोर्सेस है। फॉरेन सोर्सेस में हम लोगों ने वेरियस कंट्रीज से बहुत सारी चीजें उठाई। ठीक है, चाहे हम अमेरिका की बात कर लें, चाहे हम ब्रिटेन की बात कर लें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, चाहे हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें। यदि हम एक तरफ से देखें, सबसे पहले यूएसए से यदि हम देखें तो हमने प्रेसिडेंट का पोस्ट यहां से ले लिया, हमने फंडामेंटल राइट्स यहां से ले लिए। ठीक है, यदि मैं ब्रिटेन की बात करूं तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहां से अडॉप्ट करा, सिंगल सिटीजनशिप हमने अडॉप्ट करा। ठीक है, बाइकैमरलिज्म हमने अडॉप्ट करा, यहां से वेस्टमिंस्टर मॉडल पर जो हमारी संसद है उसको हमने अडॉप्ट करा। ठीक है, उसका तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने ज्वाइंट सेशन का कॉन्सेप्ट यहां से उठा लिया, लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल हमने ऑस्ट्रेलिया से उठा ली, कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से उठा लिया। ठीक है, उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में आओगे तो जो 12 लोगों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए, वो व्यवस्था हमने कहां से अडॉप्ट कर ली, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट कर ली। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट कर लिया। फिर है आपका अफ्रीका, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमने कहां से अडॉप्ट करा, अफ्रीका से अडॉप्ट करा। ठीक है, कनाडा से जो आप ये देख रहे हैं कि यूनाइटरी बायस्ड फेडरल स्ट्रक्चर, जहां पर केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर? फेडरल स्ट्रक्चर का मीनिंग है जहां पर डिवीजन ऑफ पावर हो बिटवीन सेंट्रल स्टेट। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में यदि बराबर शक्तियों का विभाजन है तो हम उसको आइडियल फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। बट इंडिया इज नॉट अ आइडियल फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया क्या है, आइडियली फेडरल नहीं है, एक अर्ध संघ की तरह है, क्वासी फेडरल की तरह है। और ये जो क्वासी फेडरल है, इसमें कनाडा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कनाडा में ही ये कॉन्सेप्ट है जहां पर केंद्र के पास ज्यादा पावर है। और कनाडा से हमने अडॉप्ट करा है, कनाडा से अडॉप्ट करा हमने एक यूनाइटरी बायस्ड वाला ये फेडरल स्ट्रक्चर।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से हमने हर एक देश से कुछ ना कुछ अडॉप्ट करा है, लेकिन फिर यहां से इस वाली विशेषता से, इस वाले सैलिएंट फीचर से जो क्वेश्चन बनता है कि कई लोग ये कह देते हैं क्रिटिकल एग्जामिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड बैग। ठीक है, आप इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। तो पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है उधार का थैला है, और बता दो कि हमने यहां यहां से ये चीजें अडॉप्ट करी। ये क्वेश्चन लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि व्हेन क्वेश्चन इज क्रिटिकल एग्जामिन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड बैग, क्रिटिकल एग्जामिन करना है तो फर्स्टली वी हैव टू एक्सेप्ट यस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड बैग। एंड व्हाई वी कैन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड बैग, तो आप बता दीजिए कि सर that particular provisions is has taken from the American Constitution, that particular provision has taken from the Irish Constitution। तो इसलिए हम कह रहे हैं, बट फिर उसको डिनाई करिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अ बोरोड बैग। क्योंकि हमने कॉपी नहीं करी, हमने नकल नहीं करी, हमने सीधा उठा के रख नहीं लिया, हमने उनको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद हमने देखा कि विच इज सुटेबल फॉर आवर कंट्री एंड विच इज नॉट सुटेबल फॉर आवर कंट्री। फिर हमने उसमें सेलेक्ट किया और जो चीज हमारे लिए जरूरी थी उसको हमने अडॉप्ट कर लिया, जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं थी हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड बैग। बोरोड बैग का मतलब होता है कि बस मांग के ले आके रख लिए, नहीं, मांग के ले आके नहीं रखे हम लोगों ने उनका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो हमारे लिए जरूरत थी उसको हमने रख लिया, जो हमारे लिए जरूरत नहीं थी उसको निकाल दिया। तो नकल नहीं किया हमने, उधार नहीं मांगा है। तो एक्सेप्ट करने के बाद उसको डिनाई करोगे और लास्ट में लिखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स का जो विजन था वो बहुत आगे तक का था। ठीक है, और उसके हिसाब से आप बता दोगे कि भैया हमने अडॉप्ट करा था, लोगों से बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं, लेकिन किसी से सीखना उधार लेना नहीं कहलाता है। हम किसी को देख के सीखते हैं और किसी को देखकर सीखना बोरो करना नहीं कहलाता है, बल्कि वो तो हमारी सीख है। हमने उस जर्नी में हमने उसकी स्टडी की और स्टडी करने के बाद हमने पाया कि विच इज सुटेबल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और which is not suitable for the Indian Constitution, which is not suitable for the Indians। और जो हमारे लिए suitables था उसको हमने रख लिया, जो हमारे लिए suitable नहीं था उसको हमने बाहर कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है। और एक होता है अंतरराष्ट्रीय स्रोत, ऑर्गेनाइजेशन से, जब कोई संगठन से हम कोई चीज उठाते हैं, तो जब कोई संगठन से हम कोई चीज अडॉप्ट करते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल सोर्सेस कहते हैं। और इनफॉर्मल तरीके से हमारे यदि देखा जाए तो जब भारत का संविधान बन रहा था उसी समय 10 दिसंबर 1948 को एक घोषणा हुई थी जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा। क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा में एक चीज आपको दिखाई देती है, 10 दिसंबर 1948 को हुई। और ये जब हुई उस समय भारत में संविधान बन रहा था। तो सीधी सी बात है, जिस टाइम पे कोई घटना होती है तो उन कंटेम्प्रेरी इवेंट पर या कंटेम्प्रेरी जो भी इवेंट चल रहे होते हैं, कंटेम्प्रेरी जो भी काम चल रहे होते हैं, उन पर उसका इंपैक्ट होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज सम इंपैक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो संविधान बनाया उसमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का इंपैक्ट आया। क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते समय हमको लगता है कि यहाँ पर मानव अधिकार जैसी चीजों को भी यहाँ पर अडॉप्ट करा गया है। सो व्हाट इज द रीजन? रीजन इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन ऑफ 10th of December 1948। ठीक है, तो दीज आर द सोर्सेस। और विशेषता क्या हमारी? अडॉप्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, विभिन्न स्रोतों से हमने क्या किया है? प्राप्त किया है। ठीक है, अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। अगली विशेषता क्या कहती है उसको देखने का प्रयास करेंगे। अगली विशेषता कह रही है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनाइटरी बायस्ड। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनाइटरी बायस्ड है। हाउ वी कैन से अवर फेडरल स्ट्रक्चर इज यूनाइटरी बायस्ड? तो यहां पर आपको सबसे पहले तो ये समझना होता कि आपके फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। What is the meaning of federal structure? संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं संघात्मक व्यवस्था की, जब हम बात करते हैं फेडरल फीचर की, फेडरल स्ट्रक्चर की, तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते समय आपको यह समझ में आता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कह रहा है डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ही है डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ही है डिवीजन ऑफ पावर।
मतलब जहां पर शक्तियों का बंटवारा हो, डिवीजन ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में हो। ठीक है, यदि आपसे कोई कहे कि सर संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, आप कहोगे सर जिस व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में किया गया हो उस व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। वेयर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, दैट इज कॉल्ड द फेडरल फीचर। बट व्हेन पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, पावर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि 10 पावर केंद्र को दी गई है, 10 पावर राज्य को भी दी गई, दैट मीन्स its particular federal structure is a ideal federal structure। वो क्या है, आदर्श संघात्मक व्यवस्था होगी। बट जब हम देखें कि केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है तो हम उसको कहते हैं कि यूनाइटरी बायस्ड है, केंद्र की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, जैसे बैलेंस है तो बैलेंस यदि बना हुआ है बराबर है तो हम कहेंगे ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पड़ला नीचे हो जाए एक ऊपर हो जाए, या एक नीचे हो जाए एक ऊपर हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई बायस्ड चीजें हो रही। ठीक है, वो क्या कहलाता है, बायसनेस कहलाती। तो सेम चीज यहां पर भी आपको दिखाई देगी। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसमें संघात्मक लक्षण भी हैं और हमारे यहाँ एकात्मकता वाले लक्षण भी हैं। हमारे यहाँ फेडरल फीचर्स भी दिखाई देंगे और यूनाइटरी फीचर्स भी दिखाई देंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ फेडरल फीचर्स कौन से हैं। जब हम फेडरल फीचर्स की बात करते हैं तो पहला फीचर तो हमको यही दिखाई देता है, डिवीजन ऑफ पावर, जिसको हम कहते हैं शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन तो है, हमारे यहां केंद्र के पास भी कानून बनाने की शक्ति है, राज्य के पास भी कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, दूसरी चीज क्या कहा गया, टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दो स्तर की सरकारें बिल्कुल है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक चीज आपको समझना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है और साथ ही ये भी आपको बता दें कि राज्य सरकार इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैं और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, स्वतंत्र है, उस पर केंद्र सरकार का कोई जोर नहीं है, केंद्र सरकार का कोई दबाव नहीं है, वो अपनी चीजों को खुद हैंडल करता है। ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगी, कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां पर हमारा संविधान ये जो दो स्तर की सरकार है इस पर राज्य सरकार की स्वतंत्रता को सीमित कर देगा, राज्य सरकार की इंडिपेंडेंसी को कमजोर कर देगा। ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे लाइक इमरजेंसी के टाइम पर केंद्र सरकार डोमिनेट करती है किसके ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर। बट इन जनरल स्टेट गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट। ओके, तीसरी चीज क्या कह रही, बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। संसद में जब हम बात करते हैं तो एक तरफ लोकसभा दिखाई देती है, एक तरफ राज्यसभा दिखाई देती है। और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। बट जो राज्यसभा है वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन दिखाती है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन दिखाती है, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों के लोग यहां पर आते हैं, राज्यसभा में स्टेट के लोग यहां पर आते हैं। ठीक है, और अलग अलग राज्य में राज्यसभा की सीटों का जो एलोकेशन है वो भी अलग अलग है, हालांकि लोकसभा में भी अलग है, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। ये सब कुछ पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, किस राज्य को कितनी सीटें मिलती हैं पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। और वो भी पॉपुलेशन कौन सी, 1971 वाली। ठीक है, 1971 के बेसिस पर ही, के पॉपुलेशन के बेसिस पर ही आपकी सीटों का एलोकेशन होता है। बट ये होगा कब तक, 2026 तक। 2026 के बाद फिर से डिलिमिटेशन होगा, फिर से परिसीमन होगा, हो सकता है सीटों की संख्या भी बढ़ा दी जाए, हर राज्य में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगली चीज क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। देयर इज नो प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, यहां पर सरकार का कोई दबाव नहीं है, सरकार का कोई जुड़ाव भी नहीं है, सरकार के लोग जुडिशरी में नहीं आते हैं, जुडिशरी के लोग सरकार में नहीं जाते हैं। देयर इज अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक पृथक्करण आपको दिखाई देता है, और यह पृथक्करण हमको यहां पर भी दिख रहा है कि जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी चाहे केंद्र सरकार के लिए हो चाहे राज्य सरकार के लिए हो, दोनों के लिए बराबर से काम कर रही है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं कि इट्स अ फेडरल फीचर। फेडरल फीचर का मतलब है जहां पर दोनों के पास अधिकार है, केंद्र के पास भी राज्य के पास भी। बट जहां पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास अधिकार होंगे उनको हम यूनाइटरी फीचर्स कहेंगे। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई आवर फेडरल स्ट्रक्चर इज फेडरल विथ यूनाइटरी बायस्ड, कि हम यूनाइटरी बायस्ड वाले फेडरल हैं, क्यों? क्योंकि देयर इज अ सम फीचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मोर पावर।
ठीक है। एंड वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मोर पावर, दोज फीचर्स आर द यूनाइटरी फीचर्स। जहां पर केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है, वो जो शक्तियां हैं, जहां पर केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं, वो जो फीचर्स हैं, वो जो प्रोविजंस हैं, जहां पर केंद्र सरकार डोमिनेट करती है, वो क्या कहलाते हैं? वो यूनाइटरी फीचर्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करें किस पर? आपके फेडरल फीचर पर। सेवंथ शेड्यूल, सेवंथ शेड्यूल में क्या मिलेगा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि फेडरल फीचर है। क्यों? क्योंकि केंद्र को अलग शक्तियां दी गई हैं, राज्य को अलग शक्तियां दी गई। हाँ, बात यह है कि जब हम समवर्ती सूची वाला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, और हम जब कॉन्करेंट लिस्ट में हम कहते हैं कि देयर इज अ पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, या कह सकते हैं बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अ power to make law in context of the subject of concurrent list, but in case of any type of dispute central law will be more effective। ये कहते हैं कि समवर्ती सूची में अधिकार तो दोनों का है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, विवाद की स्थिति में, यदि हमने और आपने, केंद्र और राज्य हैं हम लोग, और हमने और आपने दोनों मिलकर एक ही कानून बना दिया, तो ऐसे कंडीशन पर, ऐसी व्यवस्था पर, ऐसी परिस्थिति पर केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो ज्यादा प्रभावी होगा, केंद्र सरकार का कानून ज्यादा प्रभावी माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर क्या कहा गया? संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ संविधान के ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। चाहे वो राज्य हो, चाहे वो केंद्र हो, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं। ठीक है, संविधान एक अम्ब्रेला है, और उस अम्ब्रेला की छाया में पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहां पर काम कर रहे हैं, पूरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेजीम काम कर रही है। दैट्स व्हाई देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही वो रीजन है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि भारत के संविधान में, या भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की क्या है? सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी है। तो सुप्रीमेसी पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद है एकात्मकता की ओर जो झुकाव है, यूनाइटरी बायस्ड। तो अब हमको यूनाइटरी फीचर्स देखने हैं कि यूनाइटरी फीचर्स कौन से हैं। तो यूनाइटरी फीचर्स में पहला जो फीचर है वो है गवर्नर का पद, पोस्ट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, पोस्ट ऑफ द गवर्नर। उसके अलावा एक फीचर्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ फेडरल फीचर। क्यों? क्योंकि रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि देयर आर सम प्रोविजंस वेयर वी कैन नॉट अमेंड इजिली। ठीक है, if we want to amend some constitutional provisions, then there is a need of the more than 50% state legislative assemblies। तो जहां पर आप स्टेट का भी क्या ले रहे हो? योगदान ले रहे हो, स्टेट्स का भी पावर दे रहे हो कि आपको भी अमेंडमेंट में पावर दी जा रही। तो अमेंडमेंट की पावर यदि स्टेट्स को दे रहे हो, या स्टेट्स का रोल वहां पर दिखा रहे हो, दैट मीन्स स्टेट के पास भी पावर है और सेंट्रल के पास भी पावर है। तो जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है, वो क्या कहलाएगा? वो तो फेडरल फीचर ही कहलाएगा ना। तो जब रिजिड आपके प्रोविजंस हैं, जब कठोर आपके प्रोविजंस हैं, उन कठोर प्रोविजन को अमेंड करने के लिए आपको दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसकी किसकी? स्टेट्स की और सेंटर की। एंड वेयर बोथ हैव पावर, where both central and state have a power, then वो पर्टिकुलर जो प्रोविजन होगा जहां पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को पावर हो, उसको हम कहेंगे कि भाई ये तो फेडरल फीचर है, संघात्मक तत्व। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ही यही है कि संघात्मकता की परिभाषा, जो फेडरल फीचर है उसकी परिभाषा यही है कि जहां पर केंद्र और राज्य दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। बट यहां पर कुछ फीचर्स ऐसे हैं, देयर आर सम फीचर्स वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मोर पावर एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। There are some provision in Indian constitutions where central government have more power as compared to state government. तो ऐसे कौन से? First provisions is a post of governor. So who is governor? Governor is a representative of central government in the state. गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है राज्य में। दरअसल वो दोहरी भूमिका में, डबल रोल में। वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड भी है, वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि भी है, केंद्र सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव भी है, और केंद्र सरकार के कहने पर ही राष्ट्रपति उसकी अपॉइंटमेंट करता है।
राष्ट्रपति के कहने केंद्र सरकार के कहने पर ही राज्य में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं अंडर आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 के तहत। इसलिए कह रहे हैं कि जो गवर्नर का पद है ना, उस गवर्नर के पद को राज्य में बैठाया ही इसलिए गया है कि राज्य में क्या चल रहा है उसकी जानकारी आप केंद्र सरकार तक पहुंचाते रहिएगा। मतलब एक वॉच डॉग के रूप में है, एक प्रहरी के रूप में है। केंद्र सरकार ने एक एजेंट बना दिया उसको। और कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि गवर्नर इज अ एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट। राज्य में केंद्र सरकार का एक एजेंट है कौन? गवर्नर। हम हालांकि हमको इसको क्रिटिसाइज करना है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। वी कांट एक्सेप्ट द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट इज अ एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, आगे हम बात करेंगे उस पर, ठीक है। बट गवर्नर की जो पोस्ट है वहां पर राज्य के पास कोई अधिकार नहीं, केंद्र सरकार का अधिकार है और केंद्र सरकार ही उसको अपॉइंट करा दे। ना तो राज्य सरकार उसको हटा सकती है, ना तो राज्य सरकार बदल सकती है। दैट्स व्हाई द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज अ यूनाइटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सेकंड क्या है? यूनाइटेड जुडिशरी, यूनिफाइड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका। अब आप कहोगे सर एकीकृत न्यायपालिका क्या है? एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है देयर इज नो सेपरेट जुडिशियल बॉडी फॉर द स्टेट। एक लाइन में यदि हमको समझना हो कि एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है, उसका मतलब सिर्फ यही है कि भारत में राज्यों के लिए पृथक न्यायालय की व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो सेपरेट जुडिशियल बॉडी फॉर द स्टेट। राज्य में कोई पृथक न्यायालय नहीं है। अब आप कहोगे सर हाई कोर्ट तो है, बट हाई कोर्ट इज नॉट अ सेपरेट जुडिशियल बॉडी फॉर द स्टेट। हाई कोर्ट जो है वो आपका सेपरेट जुडिशियल बॉडी नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहा है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। इफ हाई कोर्ट इज अ सेपरेट जुडिशियल बॉडी फॉर द स्टेट, देन वी कांट अपील, against that jurisdiction, against the decision of the high court। यदि हाई कोर्ट आपका एपेक्स जुडिशियल बॉडी होता है स्टेट में, तो हम उस एपेक्स जुडिशियल बॉडी के केस के जो डिसीजंस होते हैं उनको हम सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील नहीं कर पाते, उनके अगेंस्ट हम नहीं जा पाते। दैट्स व्हाई द हाई कोर्ट्स आर नॉट अ सेपरेट जुडिशियल बॉडी ऑफ द स्टेट्स। वो राज्यों का पृथक न्यायालय नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है वो ऐसे जुड़ी हुई है, वो एक ट्राइंगल में है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, बीच में हाई कोर्ट है और नीचे आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपके ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट ज्यादा होंगे, बट एज कंपेयर टू सबऑर्डिनेट कोर्ट कम होंगे। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट्स एंड मैनी मोर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जहां पर एपेक्स कोर्ट जगह सुप्रीम कोर्ट है। तो यूनिफाइड जुडिशरी जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ फेडरल फीचर, बट यूनिफाइड जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटरी फीचर्स। ठीक है, फिर है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा। क्या है भाई? अखिल भारतीय सेवा। अभी वर्तमान में 3 है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, कार्मिक मंत्रालय जो होता है उसके अंतर्गत काम करता है भारतीय प्रशासनिक जो अधिकारी होता है। जो पुलिस सर्विस होती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है, और जो आईएफएस है फॉरेस्ट सर्विस है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इनको हम यूनाइटरी फीचर्स में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, इनकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी वो यूपीएससी है, जो केंद्र के स्तर पर काम करती है। बट ये जो अधिकारी होते हैं ये केंद्र की एजेंसी से रिक्रूट होते हैं, लेकिन राज्यों में काम करते हैं, स्टेट में काम करते हैं। और जब ये स्टेट में काम करते हैं तो स्टेट में काम करते समय स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा इसमें चांसेस नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, केंद्र राज्य सरकार जो है, वो उनको हटा नहीं सकती, उनको टर्मिनेट नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट टर्मिनेट द ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इनको क्या कर सकती है? सस्पेंड कर सकती है, इनका ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है,
तो यहां पर कहने का मतलब ये है, यहां पर कहने का मतलब ये है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये रिक्रूट केंद्र के स्तर पर होते हैं लेकिन काम राज्यों में करते हैं, राज्यों के जिलों में काम करते हैं। मतलब यहां पर भी केंद्र सरकार ने एक डायरेक्ट कंट्रोल बनाया हुआ है। अब दिमाग में होगा कि सर व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या योगदान है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, और क्या जरूरत क्या है, व्हाई देयर इज अ नीड। तो नीड की जब हम बात करते हैं, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में है वही एडमिनिस्ट्रेशन आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, वही एडमिनिस्ट्रेशन आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा। कलेक्टर आपको कहां दिखाई देगा, जो आईएएस है वो आपको हरियाणा में भी दिखाई देगा, मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा, केरला में भी दिखाई देगा। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी है, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज अ नीड ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो ये प्रशासनिक एकरूपता है, ये प्रशासनिक एकरूपता के कारण ही यहां पर आवश्यकता होती है। ठीक है, बट ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, ये केंद्र सरकार की रिक्रूटमेंट एजेंसी यूपीएससी के द्वारा क्या होते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं, राज्यों में जाकर काम करते हैं। ठीक है, और राज्यों का इन पर पूर्णतः कंट्रोल, कंप्लीटली कंट्रोल नहीं होता है। दैट्स व्हाई द प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इज अ यूनाइटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्लियर हमने इस चीज में डिस्कस किया है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। Why our constitution is partially flexible? Because there is some provisions where we can amend easily. हमारे संविधान में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पर हम इजीली अमेंड कर सकते हैं, एंड वेयर वी कैन अमेंड इजीली, जिन प्रोविजंस पर हम इजीली अमेंड कर सकते हैं वहां पर हम कहते हैं कि हमारा संविधान क्या है, लचीला है। और संविधान लचीला होने का मतलब है कि संसद बिना राज्यों की सहायता के, जो पार्लियामेंट है, बिना स्टेट के लेजिस्लेटिव के कंसेंट के क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। ठीक है, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो वहां पर डिपेंड करती है जहां पर हम इजीली अमेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पर हम इजीली अमेंड कर सकते हैं, एंड वेयर वी कैन अमेंड इजीली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल फीचर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर है रेजिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्ति। व्हेन we are talking about the 7th schedule of Indian Constitution, there are 3 types of list: union list, state list and concurrent list. There is a union list where the central government have a power to make law in context of the subject of union list. In the context of state list, the state government have a power to make law in context of the subject of state list. And there is a concurrent list. Both central government and state government have a power to make law in context of the subject of concurrent list, but in case of any type of dispute, the central law will be more effective. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। But there is one other list that is called residuary list, residual list, अवशिष्ट सूची, which is mentioned in Article 248 of Indian Constitution. And कौन से ऐसे विषय जो अवशिष्ट सूची में होंगे? The subject which are not mentioned in the state, union और concurrent list, ना तो स्टेट लिस्ट में है, ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना तो कंकरेंट लिस्ट में है, उनको हम एज्यूम करते हैं कि ऐसे विषय जो स्टेट, यूनियन और कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, वो ऑलरेडी हम उनको एज्यूम कर लेते हैं कि दीज आर द पार्ट ऑफ रेजिड्यूरी लिस्ट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अ पावर टू मेक लॉ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ रेजिड्यूरी लिस्ट। अवशिष्ट सूची के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। मतलब यहां पर भी केंद्र सरकार ज्यादा प्रभावी है, और जहां पर केंद्र सरकार ज्यादा प्रभावी है वो कौन सा फीचर होता है, यूनाइटरी फीचर्स होता है। तो यहां पर भी हम कहेंगे कि जो रेजिडुअल पावर ऑफ द पार्लियामेंट है वो भी क्या है, एक प्रकार का यूनाइटरी फीचर्स है। ठीक है, उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या भाई, व्हाट इज सिटीजनशिप? सिटीजनशिप इज आइडेंटिटी, सिटीजनशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द यूनियन, बिटवीन द स्टेट एंड द पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सिटीजन। जैसे कहूं कि सिटीजनशिप क्या है, तो सिटीजनशिप एक संबंध है मेरा और भारत का। यदि मैं भारत का नागरिक हूं तो नागरिकता जो है हमारा और भारत के बीच का संबंध है, रिलेशन है। मेरा भारत के साथ क्या रिलेशन है? मेरा भारत के साथ रिलेशन यह है कि मेरी नागरिकता भारत की, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया।
और इसी से मैंने इसकी परिभाषा बताई कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड स्टेट। मेरे और राज्य के बीच में जो संबंध है वही नागरिकता है। मेरी एक पहचान है, मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरी एक डिग्निटी है, प्रतिष्ठा है मेरी। मैं भारत के बाहर जाऊंगा तो मेरी पहचान है, आई एम इंडियन। भारत के बाहर जाकर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हरियाणा से आया हूं। भारत से बाहर जाकर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैं तमिलनाडु से, मैं केरला से हूं, मैं उड़ीसा से हूं, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूं। मेरी आइडेंटिटी मेरा राज्य नहीं होगा, मेरी आइडेंटिटी मेरा देश होगा। जहां उस पासपोर्ट जो आप लेके जाओगे वहां पे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वो पर्टिकुलर पासपोर्ट आपका पहचान होगा, आपकी पहचान होगी। तो आप आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर, देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो प्रोविंसेस हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मध्य प्रदेश को भारत के बाहर कोई नहीं जानेगा। किसी दूसरे देश में जाओगे तो हरियाणा को कोई नहीं जानेगा। वो किसको जानेंगे? भारत को जानेंगे। और वहां पर हमारी एक ही पहचानी होगी, वी आर इंडियंस। दैट इज कॉल्ड द सिंगल सिटीजनशिप। वी आर नॉट अ सिटीजन ऑफ आवर पर्टिकुलर स्टेट, वी आर द रेजिडेंट ऑफ आवर पर्टिकुलर स्टेट। हम अपने राज्य के निवासी हैं, हम अपने राज्य के नागरिक नहीं हैं। नागरिक हम सिर्फ और सिर्फ कहां के हैं? भारत के। मतलब यहां पर भी केवल और केवल केंद्र के पास अधिकार है, राज्यों के पास अधिकार नहीं है। Even according to Article 11 of Indian Constitution, only Parliament have a power to make law in context of citizenship. नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। Only Parliament have a power to make law in context of the subject of citizenship. सिटीजनशिप पर कोई कानून बनाना है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई कानून बनाना है, भारतीय नागरिकता को छीनने के लिए कोई कानून बनाना है, ठीक है, भारतीय नागरिकता के किसी प्रोविजंस पर चेंज करने के लिए कानून बनाना है, केवल संसद बना सकती है। एंड देयर इज नो नीड ऑफ द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। दैट मीन्स द फीचर ऑफ सिटीजनशिप इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सिटीजनशिप का फीचर है, फ्लेक्सिबल है, जहां पर संसद संशोधन कर सकती है, संसद कानून बना सकती है, पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है। एंड देयर इज नो नीड ऑफ द कंसेंट ऑफ 50% state legislative assemblies. That means there is only a power of central government to amend, to form a law in context of citizenship according to Article 11 of Indian Constitution. That means the concept of single citizenship is also a unitary feature of Indian Constitution. Okay. The next one is constitutional amendment, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अपने आप में भी क्या है? संविधान संशोधन अपने आप में, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की, आर्टिकल 368 की अमेंडमेंट जो है, उस अमेंडमेंट को यदि हम फॉर्मली देखें, औपचारिक तौर पर अमेंडमेंट का पावर देखें, तो ओनली पार्लियामेंट हैव अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है केवल संसद के पास है। ओनली पार्लियामेंट हैव अ पावर, केवल संसद के पास शक्ति। और जब हम कहते हैं कि केवल संसद के पास ही शक्ति है, केवल पार्लियामेंट के पास ही शक्ति है, इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी एक यूनाइटरी फीचर्स है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, ओनली पार्लियामेंट हैव अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, केवल और केवल संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। बट ये जो अमेंडमेंट पावर है संसद की, the amendment power of the parliament is a limited power. It's not absolute power, because our parliament is not a sovereign parliament. हमारी जो संसद है वो संप्रभु नहीं है। The parliamentary legislation of Indian Parliament is under the process of judicial review. जो न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया, उस न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया के अधीन है। मतलब ऐसा नहीं कि संसद ने कोई कानून बना दिया तो एब्सोल्यूट है। The Indian parliamentary legislation is not absolute legislation. वो एक absolute चीज नहीं है। The legislation of parliament is under the judicial review, where the Supreme Court have a power to check the constitutionality of that particular legislation. जो legislation किया गया है, जो कानून बनाया गया है, उसको, उसकी constitutionality को चेक करना, ये सुप्रीम कोर्ट का राइट है, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी भी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो पावर है वो सीमित है, वो असीमित नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है। फिर है इमरजेंसी पावर।
जिसको हम कहते हैं आपातकालीन शक्ति। क्या कहते हैं? आपातकालीन शक्ति। अब आपातकालीन शक्ति जो है ये आपको कहां दिखाई देगा? यदि प्रोविजंस की बात करेंगे तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक 3 प्रकार के प्रोविजंस आपको दिखाई देते हैं। There are 3 types of emergency in Indian constitutional system which are mentioned in part 18 of Indian Constitution from article 352 to article 360. That is the national emergency, which is mentioned in article 352, the state emergency, which is also known as the president rule, which is mentioned in article 356 of the Indian Constitution, and the third one is financial emergency, which is mentioned in the article 360 of Indian Constitution. But in context of emergency, the state government have no power. State government has no power. राज्य सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में। इवन जो शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं वो शक्तियां भी ड्यूरिंग इमरजेंसी समाप्त हो जाती है। और ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारा जो फेडरल है ना वो कंप्लीट यूनाइटरी हो जाता है। राज्य सरकार की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। सारी शक्तियों का यूज कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। तो जो इमरजेंसी पावर है, इमरजेंसी पावर में स्पेशली कहा गया है प्रेसिडेंट हैव अ पावर टू प्रोक्लेमेट द इमरजेंसी। जो प्रेसिडेंट है उसी के पास पावर है कि वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। अब बात थोड़ी दोनों में डिफरेंस ये है कि द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेमेट द इमरजेंसी ओनली विद द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। आफ्टर 44th constitutional amendment 1978 there is a provisions the president can proclaim the emergency with only with the written recommendation of the cabinet। वो कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेमेट कर सकते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई पावर नहीं है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल के, राष्ट्रपति शासन के, तो राष्ट्रपति शासन में भी यही चीज आपको दिखाई देती है। राष्ट्रपति शासन में अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि यदि राज्य कोई रिकमेंडेशन करे, राज्यपाल गवर्नर कोई रिकमेंडेशन करे, किसको? राष्ट्रपति को। अब गवर्नर जो है किसी स्टेट का हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, भले ही नॉमिनल है लेकिन एग्जीक्यूटिव का हेड तो है ही। तो वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो रिकमेंड करे कि इस पर्टिकुलर स्टेट में जहां का मैं एग्जीक्यूटिव हेड हूं यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो गया है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, जो सब सरकार है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही। तो ये जो चीज बताएगा, किसको बताएगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को लगे कि ये जो गवर्नर कह रहा है ये सही कह रहा है, देन प्रेसिडेंट हैव अ पावर टू प्रोक्लेमेट द स्टेट इमरजेंसी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, विच इज ऑल्सो नोन एज द प्रेसिडेंट रूल। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव होती है, जो राज्य की सरकार होती है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड ही होती है, वो टर्मिनेट नहीं होती है। वहां पर एक अल्टरनेटिव रेजीम खोजने की बात होती है। जब अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं मिलती है तब फिर वहां पर क्या किए जाते हैं? नए इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, वहां पर भी राष्ट्रपति के पास ही पावर है कि यदि आपका फाइनेंशियल क्रेडिट खतरे में है तो ऐसे कंडीशन पर प्रेसिडेंट हैव अ पावर टू प्रोक्लेमेट द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया। भारत में वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और बात यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी की करें तो आज तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी। कभी भी आर्टिकल 360 का प्रयोग भारत में अब तक नहीं हुआ है और आगे भी जल्दी अभी होने की संभावना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कभी ना हो और नहीं ही होगा। भारत की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। अभी वर्तमान में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ठीक है, हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और परचेसिंग पावर प्रायोरिटी के हिसाब से देखें, क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से देखें तो हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद यदि हमको फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी चीजें करनी पड़े तो फिर तो सही बात तो यह है कि फिर लानत है हम पे। ठीक है, तो आज तक कभी भी अनुच्छेद 360 का प्रयोग भारत में नहीं हुआ है। अगली चीज है अनुच्छेद 200, आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 is also a unitary feature of the Indian Constitution. So the question is, what is Article 200? What is the provisions under Article 200? अनुच्छेद 200 के अंदर ऐसा प्रोविजन क्या है? अब यहां पर समझिए,
हम जानते हैं कि जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन होता है, जहां पर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली आपको केंद्र में भी दिखाई देती है, राज्य में भी दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन केंद्र में तो बाई कैमरलिज्म है, लोकसभा राज्यसभा है, लेकिन राज्य में कई जगह पर ऐसा है जहां पर बाई कैमरलिज्म नहीं है। इवन कुछ ही स्टेट है जहां पर बाई कैमरलिज्म। इस स्टेट के बाई कैमरलिज्म का मतलब है कि राज्य विधानसभा भी हो और राज्य विधान परिषद भी हो, ठीक है। कुछ ही स्टेट है जहां पर राज्य विधान परिषद आपको दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन में यह होता है कि दोनों कानून जब राज्यसभा और लोकसभा विधेयक को पारित कर दें, बिल को पास कर दें, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसमें साइन करते हैं, तब वो बिल जाकर अधिनियम बनता है, ठीक है। दूसरी चीज वही हम स्टेट में यदि देखें, वही चीज यदि हम स्टेट में देखें, तो स्टेट में एक चीज आपको दिखाई देती है। स्टेट में क्या दिखाई देती है? स्टेट में आपको दिखाई देती है कि जहां पर बाई कैमरलिज्म है वहां तो ठीक है, जहां पर बाई कैमरलिज्म नहीं है वहां पर स्टेट का जो लेजिस्लेचर है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बिल को पास करती है, देन गवर्नर के पास भेजती है। गवर्नर के पास यहां पर 4 अधिकार होता है। पहला अधिकार होता है कि वो उस पर कंसेंट दे दे, साइन कर दे, तो वो बिल एक्ट बन जाए, उसको रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस भेज दे, या उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दे, कोई रिएक्शन ना दे। बट गवर्नर के पास यहां पर जो चौथी पावर है वो ये है कि यदि कोई ऐसा बिल है जो फेडरल फीचर से रिलेट करता है, जहां पर एक से अधिक राज्यों का हित जुड़ा हुआ है, जहां पर आपके हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को सीमित करने का प्रयास किया गया है, जिस बिल का प्रभाव एक से अधिक राज्यों में हो सकता है, ऐसा बिल यदि राज्यपाल के पास आता है, देन गवर्नर हैव अ पावर टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। यदि कोई ऐसी व्यवस्था दिखाई देती है, यदि कोई ऐसा अधिनियम पारित करने का प्रयास किया जाता है जिसके बेसिस पर एक से अधिक राज्यों पर प्रभाव पड़ सकता है, हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को सीमित करने का प्रयास है, एक से अधिक राज्य प्रभावित हो सकते हैं, ज्यूरिडिक्शन एक से अधिक राज्यों तक जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन पर गवर्नर हैव अ पावर टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। वो कह सकते हैं कि मेरी औकात से बाहर है, ठीक है, क्योंकि मैं तो गवर्नर एक राज्य का हूं, ये जो तुम बिल लेकर आए हो इस बिल का कई राज्यों पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, और इसलिए मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, इसको मैं राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दूंगा। तो ये जो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करने की बात है स्टेट के बिल को, ये अनुच्छेद 200 के तहत है। बात केंद्र की थी लेकिन किसको शामिल कर लिया गया? बात राज्य की थी लेकिन किसको शामिल कर लिया गया? राज्य के गवर्नर को शामिल कर लिया गया। और राज्य का गवर्नर जो था, वो राज्य का गवर्नर अब केंद्र सरकार को ले आया, राष्ट्रपति को ले आया। इसका मतलब वो क्या है? यूनाइटरी फीचर्स। इसका मतलब वो क्या है? यूनाइटरी फीचर्स है, एकात्मक तत्व है, जहां पर केंद्र सरकार के पास ही पावर है, राज्य पर सरकार के पास तो पावर ही नहीं है। राज्य सरकार के उस बिल को राष्ट्रपति के ऊपर भेज दिया गया कि भैया आप अब देख लेना, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको हम यूनाइटरी फीचर्स कह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट यदि हम देखें तो अगली जो विशेषता है वो है सीएजी। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महालेखा परीक्षक या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जब हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं, जब हम सीएजी की बात करते हैं, तो सीएजी आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक ये आपको दिखाई देगा। और जब हम अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में इसको देखते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि सीएजी का जो कॉन्सेप्ट है वो केंद्र सरकार पर ही दिखाई देता है, राज्य सरकार पर सीएजी का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो सीएजी है वही राज्य सरकार की चीजों को भी ऑडिट करेगा। स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है, स्टेट का कंटिजेंसी फंड है, स्टेट का पब्लिक अकाउंट है, सबको ऑडिट करने का अधिकार सीएजी के पास है। सीएजी केंद्र सरकार में है, सीएजी यूनियन का हिस्सा है, सीएजी संघ का हिस्सा है, और सीएजी के पास अधिकार है कि राज्य की चीजों को क्या करें? ऑडिट करें। दैट मीन्स सीएजी इज ऑल्सो अ यूनाइटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इतने सारे चीजें हैं जो आपको क्या दिखाई दे रही? यूनाइटरी दिखाई दे रही। इतनी सारी चीजें जो हैं वो क्या दिखाई दे रही? यूनाइटरी दिखाई दे रही, एकात्मक दिखाई दे रही। अब यहां पर जो क्वेश्चन आएगा, कई बार सीधे सीधे लिख दिया जाएगा, डिस्कस अबाउट द यूनाइटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस
इन सब को आप लिखोगे और थोड़ा थोड़ा सबको क्या करोगे, एलिब्रेट करोगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है, डिस्कस अबाउट द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेर आप इन सारी चीजों को क्या करोगे, डिस्कस करोगे। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सीधे सीधे स्टेटमेंट लिख दिया जाए कि आवर फेडरल स्ट्रक्चर इज यूनाइटरी बायस्ड, एक्सप्लेन। ठीक है, सीधे सीधे कह सकता है कि हमारी जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो केंद्र की तरफ झुकी हुई है, स्पष्ट कीजिए। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन आवर फेडरल स्ट्रक्चर इज यूनाइटरी बायस्ड, तो वहां पर दोनों चीजें क्या करनी पड़ेंगी, आपको लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि व्हाट इज फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सीधे सीधे बताओगे कि फेडरल स्ट्रक्चर मींस डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। और भारत में क्या है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में शक्तियों का विभाजन है, इसलिए हम भारत को संघात्मक व्यवस्था वाला राज्य कह सकते हैं। परंतु हमारे यहां जो शक्तियों का विभाजन है वो बराबरी का विभाजन नहीं है। देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, हमारे यहां सेंट्रल स्टेट का एग्जांपल देकर आप बताओगे कि हमारे यहां केंद्र और राज्यों के बीच में बराबर की शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया है। हमारे यहां केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है, और देयर आर सम प्रोविजंस वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मोर पावर, दैट्स व्हाई आवर फेडरल स्ट्रक्चर इज यूनाइटरी बायस्ड। ठीक है, वहां पर आप बताओगे कि दीज आर द प्रोविजंस वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मोर पावर एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ये कुछ प्रोविजंस हैं जहां पर केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की अपेक्षा ज्यादा शक्तियां हैं। फिर उनको सबको बता दोगे ये वाले पॉइंट्स, और लास्ट में लिख दोगे दीज आर द रीजन। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किसकी तरफ है, यूनाइटरी बायस्ड है, केंद्र की तरफ झुका हुआ है। और लास्ट में ये भी बता देना कि यूनाइटरी बायस्ड जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमने इसको अडॉप्ट किया है फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इसको कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई देते हैं, और इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है, तो पढ़ना तो हमको पूरा पूरा का पूरा ये कैरेक्टरिस्टिक था, लेकिन हमने एक क्वेश्चन के आधार पर देखने का प्रयास किया है कि क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या हम आपसे डिस्कस हमने किया। तो आज की इस क्लास में हमको तो पढ़ना पूरा स्ट्रक्चर था, लेकिन हम सब कुछ नहीं पढ़ पाए। ठीक है, हम सारी विशेषताओं को नहीं पढ़ पाए। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था, ये विशेषता हमने पढ़ी है। इसके आगे के जो लेक्चर्स होंगे, इसके आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम लोग और भी चीजों को करने का प्रयास करेंगे। जो भारतीय संविधान की बची हुई विशेषता है, जो सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भी हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको फिर से मैं बता दूं कि हमारा ये जो सीरीज है, हमारी जो ये सीरीज है, यहाँ पर कुरुक्षेत्र सीरीज में आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें चल रही हैं, जहां पर आपके एमसीक्यू बेस्ड डिस्कशन होता है, डिटेल डिस्कशन होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपका द्रोण सीरीज है, ये जो आपका लेक्चर आज का हुआ, ये द्रोण सीरीज का हिस्सा था, और द्रोण सीरीज के इस हिस्से में ये दूसरा लेक्चर था। तीसरे लेक्चर में भी हम रेस्ट ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जो भारतीय संविधान की अन्य विशेषताएं उनको भी हम लोग देखेंगे, और इन विशेषताओं को हम इसी वे पे चलेंगे कि हम डिटेल में कोई क्वेश्चन आए तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, हाउ वी कैन टैकल द डिटेल आंसर्स, हाउ वी कैन टैकल द एक डेप्थ क्वेश्चन, जो डेप्थ में आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हाउ वी कैन राइट, कैसे लिखेंगे। एक फ्रेमिंग होनी चाहिए कि यदि ऐसा क्वेश्चन आता तो पहला पॉइंट ये होगा, मेन बॉडी ये होगी, कंक्लूजन ये होगा, इंट्रोडक्शन ये होगा, मेन बॉडी ये होगी, कंक्लूजन ये होगा। ठीक है, तो ये द्रोण सीरीज में हमारा पूरा आपका जो फोकस है वो इसी चीज पर है कि आपको आंसर राइटिंग के लिए तैयार किया जाए। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग इज अ बेस ऑफ पीसीएस। पीसीएस के किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, विदाउट आंसर राइटिंग, विदाउट राइटिंग स्किल आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप 10 बार 20 बार जितनी बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कर लो भाई, देयर इज नो रिकॉर्ड, देयर इज नो रिकॉर्ड। कोई रिकॉर्ड तो है नहीं कि आप जाके, कोई अचीवमेंट नहीं है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, कोई अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, होता होगा, कोई मानता होगा, मैं नहीं मानता। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कोई अचीवमेंट नहीं है।
आप 10 बार प्रीलिम्स मत निकालिए, लेकिन 11वीं बार जब निकालिए, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 11 तक नहीं सोचना है, लेकिन ठीक है 3 बार नहीं निकला, चौथी बार यदि प्रीलिम्स निकला है तो कोशिश ये करिए कि उसी बार फाइनल कर दीजिए, अगली बार प्रीलिम्स ना देना पड़े। और इसके लिए आपको राइटिंग स्किल पर काम करना होगा, पहले दिन से लिखना स्टार्ट करना होगा। यदि हम लिखेंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ लोग इस भरोसे बैठे होते हैं कि हमसे जब बनने लगेगा तो हम लिखेंगे, दैट इज मतलब ये बस चीज है, खत्म। क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं, लेकिन हम क्या करके बैठे हैं, जब तक बनेगा नहीं तब तक लिखेंगे नहीं। भाई ये प्रोसेस उल्टा है, जब बनेगा तब नहीं लिखना है, लिखोगे तो बनेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो द्रोण सीरीज में हम आपको मेंस के लिए तैयार करेंगे, कुरुक्षेत्र सीरीज में हम लोग आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड एमसीक्यूज डिस्कशन आपका लेकर आएंगे, ठीक है। तो इनके लिए भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम द्रोण सीरीज के अगले लेक्चर में बात करेंगे रेस्ट ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।